नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हम देखेंगे कि आज हमारे पास 10 प्रश्न कौन से हैं और साथ ही जानेंगे उनकी विस्तृत व्याख्या को। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आज हमारे पास है कि अभी हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में समाप्त हुआ। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है असम, नागालैंड, मिज़ोरम और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड में अभी हाल ही में जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल को समाप्त किया गया है। चलिए इसका व्याख्यात्मक रूप में कुछ हल देख लेते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक किया जाता है। तो यानी कि ये अभी कल ही यहाँ पर समाप्त हुआ है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। 1 दिसंबर 1963 अगर हम बात करें कि नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है वो कब प्राप्त हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं नागालैंड भारत का 16वां राज्य था। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न आज के इस श्रृंखला में क्या है। तो अभी हाल ही में दूसरे प्रश्न में है, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या इसके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं एंटी रिने, सना मरिन, यूहा सिपिला, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका ऑप्शन है सना मरिन। ये हमारी जो हैं अभी विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक, इसकी जो नेता हैं सना मरिन, जो ये हैं दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव है इनको प्राप्त हुआ है। मात्र कितने साल, 34 साल की अभी है। हाल ही में इन्हीं की पार्टी के नेता जो थे एंटी रिने, जो कि इससे पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। फिनलैंड की राजधानी की अगर हम बात करें कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी इसकी राजधानी है। दुनिया में दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें कि वो कौन हैं, दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री की, तो वो कहाँ के हैं, यूक्रेन के हैं और उनका नाम क्या है, ओलेक्सी होनचेरुक। ये जो हैं ओलेक्सी होनचेरुक जो हैं ये 2nd नंबर के युवा प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इनकी उम्र जो है इन 34 वर्षों से ज़्यादा की है। अगर हम बात करें अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में हमारे जो सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे वो कौन थे, तो वो राजीव गांधी थे और वो 40 वर्ष की उम्र में यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सशस्त्र सीमा बल के भवनों में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है। हमारे पास ऑप्शन क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 10, 8, 7 और 9। तो यहाँ पर भारत सरकार ने अभी तक 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है FM ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए। आइए कुछ व्याख्यात्मक रूप में इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के भवनों में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए सरकार ने कुल 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का कार्य नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमा की सुरक्षा करना है। 1963 में इसकी स्थापना भारत चीन युद्ध, जो भारत का और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद
स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी? स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में। और 2001 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। इसका क्रियान्वयन की अगर हम बात करें कि कहाँ होता, किसके अंतर्गत होता है, तो वो होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अगर मुख्यालय की बात करें हम कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके आदर्श वाक्य की बात करें अगर हम आदर्श वाक्य की, तो वो क्या है? सेवा व सुरक्षा भाईचारा, ये इसका आदर्श वाक्य है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न हमारा है, वाडा ने किस देश पर 4 सालों के लिए किसी भी खेल के इवेंट में शामिल होने से प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन है हमारा चीन, दूसरा रूस, तीसरा पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है रूस के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे और इसका व्याख्यात्मक रूप से कुछ हल जान लेते हैं। तो वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, डोपिंग एजेंसी ने रूस के किसी भी बड़े खेल इवेंट में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया है। और कितने साल के लिए? 4 सालों तक। ये ध्यान रखिएगा कि 4 सालों तक इसको प्रतिबंधित किया गया है। रूस पर डोपिंग से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप था जो जांच में बिल्कुल सही पाया गया है, जिसके कारण इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबंध के कारण अब रूस जो है 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक और ना ही 2022 ना तो 20 में और ना ही 2022 में कतर में, कहाँ होने वाले? कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगा। इन दोनों से वो बाहर हो गया है। यह लगातार दूसरा मौका है जब रूस ओलंपिक में एक टीम के तौर पर नहीं खेलेगा। वाडा जो है यानी कि हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? ये गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी विनियमों को सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य है। 1999 में लुसाने स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अगर मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और हमारे पास अगला प्रश्न है डोपिंग से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है। अभी हमने वर्ल्ड की बात की थी, अब हम नेशनल स्तर की, अपने राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा के नाम से जानते हैं, का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो नेशनल डोपिंग एजेंसी, जैसा कि अभी बताया, का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा, समन्वय और निगरानी करती है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 के अंतर्गत 2005 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अगला प्रश्न है हमारा। देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या हैं। तो ऑप्शन ए है 112, बी है 129, सी है 130 और इनमें से कोई नहीं, ये हमारा डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। कहाँ? मानव विकास सूचकांक में। किसको? भारत को। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में यह भारत का जो स्थान था 2
भारत का जो स्थान था वो था 130वां। यहाँ पर भारत को स्थान मिला था 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 189 देशों की HDI जारी की गई है, यानी कि 189 देशों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के शीर्षक की अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वलिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट 21st सेंचुरी। ये जो है इसका शीर्षक दिया गया है इस सूचकांक का। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें कि इसका आधार क्या रखा जाता है, किस आधार पे हम लोग इसको जो एजेंसी है ये इसको निर्धारित करती है, तो उसका आधार क्या है सूचकांक का, तो सबसे पहला आधार है निर्धनता, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सुरक्षा के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में प्रथम 3 देशों की अगर हम क्रमशः बात करें कि वो कौन कौन से हैं प्रथम 3 देश, तो सबसे पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है हमारा स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है हमारा आयरलैंड। तो ये 3 स्थान जो हैं वो हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अपने 7वें प्रश्न पर, और यहाँ पर 7वां प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो यहाँ पर हमारा जो मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे और इसका व्याख्यात्मक रूप से कुछ हल जानते हैं। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अवसर पर मनाया जाता है। इस घोषणा को विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा के मानक के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में अपनाया और मान्यता प्रदान की। किसने की इसको, तो इसको किया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और कब किया, 1948 में इसको अपनाया गया और इसको मान्यता प्रदान की। इस वर्ष के मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय अगर हम बात करें कि क्या है, तो वो है यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इसका जो है वो विषय रखा गया है इस वर्ष। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें कि कब की गई भारत में इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को, और 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार आयोग अधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसे मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 के द्वारा वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं आगे। यह आयोग जो है जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान इत्यादि की मूलभूत मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर चेयरमैन की बात करें कि कौन है, तो वो हैं जस्टिस H.L. दत्तू, जो कि एक पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं। तथा महासचिव की बात करते हैं कि अगर महासचिव कौन है, तो वो हैं अंबुज शर्मा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है डची फैट 3 क्या है। डची फैट 3 क्या है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है रॉकेट, बी है उपग्रह, सी ऑप्शन जो हमारा है वो है मिसाइल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह डची फैट 3 है हमारा एक उपग्रह। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो डची फैट 3 एक उपग्रह है, और इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है इजराइल ने। इसको बनाया है इजराइल ने, इसको बनाया है इजराइल ने। और एक इजराइल के स्कूल के 3 युवा छात्र जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, जो कि अगले सप्ताह इसरो के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से PSLV-C-48 से उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए इस अपने जो उन्होंने डिज़ाइन किया है उपग्रह, उसको प्रक्षेपित करेंगे। इजराइल के छात्रों द्वारा निर्मित यह उपग्रह श्रृंखला में डची फैट 3 तीसरा है।
इसलिए इसको नाम दिया गया है डिजिफाइड 3। हर्जिलिया साइंस सेंटर और शार हेनेगेव हाई स्कूल के छात्रों द्वारा इसे संयुक्त रूप से बनाया गया है। यह उपग्रह देश भर के बच्चों को पृथ्वी का अवलोकन कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नवा प्रश्न आज का क्या है। तो नवा प्रश्न है, पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है। आइए तो जानते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है ओडिशा और चौथा है बिहार। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो ओडिशा में रखी गई है और किसके द्वारा रखी गई है ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे जो हैं कोविंद साहब, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। जानते हैं पाइका विद्रोह के बारे में। तो पाइका विद्रोह स्मारक की आधारशिला जैसा कि मैंने बताया ओडिशा के खुर्दा जिले की बरुनेई हिल में पाइका विद्रोह के 200 साल, कितने साल, 200 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा रखी गई। ओडिशा के पाइका समुदाय के लोगों ने 1817 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला था और यह अगर देखें कि यह भारत की आज़ादी के लिए यह पहली बगावत के तौर पे भी याद किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है हमारा, इसके निर्माण का जिम्मा संभाल रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें कि वो कौन है तो वो हैं नवीन पटनायक, एवं राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल जो हैं वो वहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ और अंतिम प्रश्न की तरफ। ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमारे पास ऑप्शन क्या हैं ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर टोक्यो, सिंगापुर, कोपेनहेगन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में हमारी ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो ह्यूमन लाइब्रेरी का मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। यह एक पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, सन 2000 में। ह्यूमन लाइब्रेरी का कार्यक्रम 8 दिसंबर को कहाँ हुआ, जिसे हम महलों का शहर कहते हैं। किसको कहते हैं महलों का शहर। यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आया कि महलों का शहर किसे कहते हैं। मैसूर जो कि कर्नाटक में है, में आयोजित किया गया। ह्यूमन लाइब्रेरी एक अवधारणा है जो पुस्तकों को मनुष्यों के साथ बदलने का प्रयास करती है। भारत में हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न जिनका हमने विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन किया। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।